Hello बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो मंत्रा विद उषा मैम. My name is Usha and I am a biology educator. In this class, we will talk about your one topic which is your AIDS. AIDS stand for the acquired immunodeficiency syndrome. वर्ड को हम तोड़ते हैं पूरे को. एक्वायर्ड इसका मतलब क्या बच्चे कि जो एड्स नाम की बीमारी होती है ये हम हमारी जिंदगी में एक्वायर करते हैं. बाय बर्थ ये डिजीज आपकी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होती है. जब तक आपकी जो मदर है वो इन्फेक्टेड नहीं है तो बच्चे में नहीं जाएगी. ठीक है, तो दैट मीन्स ये डिजीज कैसे क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है. हम इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी होती है वो बहुत सारी डिजीज से एक साथ सफ़र करती है, जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स ऑफ डिजीज, जहाँ पर बहुत सारी डिजीज के आपको सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं. ये जो एड्स है सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट की गई थी. आज के टाइम की अगर हम बात करें तो इस दुनिया में 25 मिलियन से ज़्यादा जो ह्यूमंस हैं वो इस एड्स नाम की बीमारी से जो है सफ़र कर रहे हैं. और इसका कोई भी आज तक प्रिवेंशन मतलब क्योर नहीं है, प्रिवेंशन है. क्योर क्यों नहीं है वो इसका आंसर हम आगे देखते हैं. एक्चुअली में जो आपका एड्स होता है एक वायरस से कोज होता है, जिस वायरस का नाम है बच्चा HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये ऐसे रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है. और इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होने की वजह से हम क्या कंसिडर करते हैं कि इस RNA होने की वजह से, बिकॉज ये RNA काफ़ी वेरिएंट होता है, जिसकी वजह से हम इसका आज तक कोई भी दवाई नहीं बना पाए हैं. सिर्फ अगर किसी को एड्स है तो उसकी ज़िंदगी को लंबा किया जा सकता है कुछ एंटीवायरल ड्रग्स देकर. इसको हम क्योर नहीं कर सकते बिकॉज उसके पास कौन सा आपका जेनेटिक मटेरियल है, RNA जेनेटिक मटेरियल है. अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका HIV ट्रांसमिट कैसे होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, सॉरी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में आपका HIV जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है. कुछ लोग जिसकी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसको बार बार आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है, जैसे थैलेसीमिया, उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी बॉडी में मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से अगर कभी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया तो उसकी वजह से आपको जो है HIV आपके एड्स हो सकता है. अगर किन्हीं लोगों के आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं उसके कांटेक्ट में आने की वजह से आपको एड्स हो सकता है. इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में आपके ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. और कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, कोई इंसान जो है वो इंट्रावेनस ड्रग्स लगाता है, ड्रग अब्यूज़र है वो, और वो इंट्रावेनस ड्रग्स यूज़ कर रहा है, उस टाइम पर वो आपके सिरिंज को रेडर को बार बार एक्सचेंज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आपकी बॉडी में HIV ट्रांसमिट हो सकता है. अब हम बात करें कि HIV हमारी बॉडी में कैसे इन्फेक्शन कोज करता है, कैसे रेप्लिकेशन होता है उसका. सबसे पहले हमारे पास जो आपका क्या आएगा, वायरस आएगा. वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है और इसकी बाहर की कोट किससे बनी होती है, चाहे प्रोटीन से बनी होती है. आपका वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा तो ये मैक्रोफेजी सेल्स के अंदर एंटर करता है. किसके अंदर एंटर करता है, ये मैक्रोफेजी सेल्स के अंदर एंटर करता है. मैक्रोफेजी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस बिहेवियर शो करती है. ठीक है, मैक्रोफेजी सेल्स में जाएगा, RNA एंटर किया इसका जेनेटिक मटेरियल. अब RNA आपकी बॉडी में आया है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में नंबर ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं. ऐसा ना हो इसकी वजह से RNA पहले DNA में कन्वर्ट होता है. और जब RNA DNA में कन्वर्ट होता है एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या नाम है प्रोसेस का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जो इस प्रोसेस में RNA से DNA बनता है, बट जो एंजाइम यहाँ पर हेल्प कर रहा है वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो RNA से DNA में कन्वर्ट होगा पहले ये वायरस. DNA में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद जहाँ पर DNA रेप्लिकेट हो रहा है तो आपके DNA के साथ ही क्या कर जाएगा, ये रेप्लिकेट कर जाएगा ताकि इसको बॉडी की सेल पहचाने ना. जैसे इसने यहाँ पर हमारे नॉर्मल DNA के साथ रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद ये जो सेल अभी न्यूक्लियस से जितनी भी सेल्स बनेगी वो सारी की सारी सेल्स कैसे बनेंगी बच्चे, इन्फेक्टेड सेल्स बनेगी. कैसे सेल बनेंगी, इन्फेक्टेड सेल. अब ये जो DNA है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से RNA बनाएगा. तो यार नया वायरल RNA बना है, वो क्या होगा, जितनी भी न्यू सेल में इंट्रोड्यूस होगा उसमें क्या करता जाएगा, इन्फेक्शन जो है कोज करता जाएगा. लेकिन NCERT हमें एक नोट लिख के देती है कि वैसे तो हमारे वायरस कैसे नेचर के होते हैं, जब भी वो किसी सेल में एंटर करते हैं उसको किल कर देते हैं. लेकिन ये वाला वायरस कैसा होता है, ये मैक्रोफेजी सेल्स में अपना रेप्लिकेशन करवा के उस मैक्रोफेजी सेल को किल नहीं करता, उसको ऐसे ही छोड़ देता है. ठीक है,
अब ये क्या करेगा, आपके ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करने के बाद आपका क्या करेगा, ये आपके टी हेल्पर सेल के ऊपर ये अटैक करना शुरू करेगा। और धीरे धीरे जैसे आपकी टी हेल्पर सेल, अगर आपको फंक्शन याद नहीं है तो टी हेल्पर सेल्स वो सेल्स होती हैं जो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में डिजीज ना हो या डिजीज से आपकी फाइटिंग कैपेसिटी बनी रहे। अब ये क्या करेगा, जैसे आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो टी हेल्पर सेल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करके पहले तो उनको क्या करेगा, उसमें रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद उस पर क्या, उसको क्या करना शुरू कर देगा बच्चे, किल करना शुरू करेगा। जैसे ही आपकी हेल्पर सेल खत्म होंगी, किल होंगी, तो धीरे धीरे उनका नंबर क्या होने लग जाएगा बच्चे, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, उनका नंबर धीरे धीरे उनका नंबर डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे उनका नंबर डिक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, आपकी बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर किसी इंसान को आपका एड्स है तो उसकी बॉडी में फीवर जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, पर्सिस्टेंट फीवर होता है, बिना किसी वजह से उसकी बॉडी में वेट लॉस देखने को मिलता है। कोई भी हमें डिटरमाइंड रीजन नहीं होता है उसके पास। उसकी बॉडी जो लिम्फ नोड्स हैं, हमने लिम्फ नोड के बारे में पढ़ा था, कहाँ पर, आपके इम्यून सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। अब जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो सारे के सारे क्या करने लग जाते हैं, स्वेलिंग होने लग जाती है उनके अंदर, और आपको नाइट में स्वेट आता है, ठीक है, डायरिया हो जाता है। धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी जो है वो भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, जो आपका एड्स को जो चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, पीसीआर और इलाइजा। पीसीआर स्टैंड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। क्या होती है इलाइजा की फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। इस टेक्निक की वजह से आप ये पता करते हैं किसी भी इंसान में आपका एड्स है या नहीं। ये अर्ली डिटेक्शन के लिए दो टेक्निक्स यूज की जाती है, पीसीआर और इलाइजा। इसके अलावा जिस भी इंसान में पहली बार वायरस एंटर करता है और जब उसको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, एंट्री से लेकर उसके सिम्टम्स आने के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हमें, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये आपका वेरी कर सकता है। कितना वेरी कर सकता है, कुछ लोगों में ये आपका 2 से 4 महीने तक भी हो सकता है ये इंक्यूबेशन पीरियड, और कुछ कुछ लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है उसमें 5 से 10 साल में भी आपका देखने को मिल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड हर ऑर्गेनिज्म का, तो हर ह्यूमन का वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन द इम्यून सिस्टम। अब पहली बात, एड्स जो है ये आपकी ऐसे सिर्फ माइल्ड टच से नहीं फैल सकती कि आप किसी को एड्स है और आप किसी के पास बैठे हो तो बैठने से आपको एड्स हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किससे फैलती है, बॉडी फ्लूइड से फैलती है। किससे फैलती है बच्चे, सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होती है, अदरवाइज ये माइल्ड टच से ट्रांसमिट नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके एनसीईआरटी को स्पेसिफिकली लिख के देती है किसी भी इंसान को अगर एड्स है तो उसको आप कोशिश करें सोशली, इमोशनली और फिजिकली, सोशली इमोशनली बेसिकली, तो फिजिकली अगर रहने भी दें, सोशली इमोशनली उसको क्या करें, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो जो है अकेला फील ना करे और वो इस डिजीज से फाइट करने में अपनी कैपेबिलिटी को बनाए रखे। आपको उससे नफरत नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप नफरत करेंगे वो ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियों से सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से उसकी माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको उससे हेट नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू गिव देम इमोशनल और मेंटल सपोर्ट टू देम, जो भी एड्स पेशेंट होते हैं। अच्छा, एड्स को ठीक करने के लिए हमारा परमानेंट कोई क्योर तो नहीं है इसका, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ आपकी ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं उन लोगों को जिनको एड्स हो जाता है, प्रिवेंशन करने के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी का टाइम को थोड़ा बढ़ाया जा सके। कौन से ड्रग दी जाती है बच्चे उनको ड्रग दी जाती हैं एंटीवायरल ड्रग्स। कैसी दी जाती है उनको, एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं उन पेशेंट्स को जिनको ऑलरेडी एड्स है। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसको आप एनजीओज बोलते हो, और एक आपकी नाको भी आपकी होती है विच इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है एड्स के कंट्रोल करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं एड्स को कंट्रोल करना तो सबसे पहले हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है कि हर एक इंसान इस डिजीज़ के बारे में, ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने में शर्माए ना, या ऐसी डिजीज़ को बात करने के लिए उनके लिए टैबू ना हो, लोग इस पर बात कर पाए। इसके लिए नाको और एनजीओज बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। वो उनको सलाह देते हैं कि जब भी आप क्या करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो कुछ बैरियर मेथड का यूज़ करें, ठीक है। बैरियर मेथड जैसे कॉन्डोम्स का यूज़ करें, हैविंग द सेफ सेक्स,
ठीक है, और जिसकी वजह से ऐसी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनसे आपकी बॉडी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब इसके बारे में, एड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी नेक्स्ट वाली क्लास किस टॉपिक के ऊपर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों।